मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं राजवंती की ये दर्दनाक कहानी। भयंकर गरीबी से बचने के लिए बेटी बेच दी। मेरे माँ बाप ऐसे माँ बाप बन गए कि उन्होंने मुझे बेच दिया और मुझसे वादा किया कि मेरे इस वरदान से मेरी बहनों का जीवन संवर जाएगा। इस वजह से मैं खुशी खुशी बिकने के लिए तैयार हो गई। मेरा नाम राजवंती। ओह, नाम राजवंती और किस्मत रेंगने वाले जीव से भी बदतर हो गई। खैर, मेरी उम्र 20 साल थी जब घर वालों ने मेरी शादी कर दी। दरअसल मेरी शादी नहीं हुई थी, बल्कि मुझे बेच दिया गया था, क्योंकि हम लोग भयंकर गरीबी के शिकार थे। हम 24 घंटे में एक बार ही खाना खा पाते थे। इस कारण मेरा भाई बीमारी की चपेट में आ गया और दुनिया से चल बसा। एक ही भाई था हम 5 बहनों का। इस बात से हताश मेरे माँ बाप ने शादी के नाम पर मुझे बेच दिया था। जी हाँ, मुझे मेरे माँ बाप ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए बेच दिया था और उन्होंने इस बात को बुरा नहीं समझा। मुझे खरीदने वाला आदमी एक 45 साल का इंसान था जो देसी जड़ी बूटियों से मर्दाना कमज़ोरियों का इलाज करता था। हम लोग गांव में रहते थे और गांव में पहले भी ये सब कुछ होता था कि लोगों ने अपनी बेटियां दी और उनके बदले में पैसे लिए। इस बात को हमारे यहाँ बुरा नहीं समझा जाता था। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी ये मैं ही जानती थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो हो चुकी थी। एक ऐसे इंसान से मुझे ब्याह दिया गया था कि पता नहीं वो मुझे खुशी दे सकता था या नहीं। घर वाले इस बात पर खुश थे कि उसका अपना घर है, घर में खाना पानी है, दौलत भरी हुई है और सास ससुर भी नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन मैं सारा दिन बस उस घर में काम करती रहती थी। वहाँ पर मुझे मोहब्बत करने वाला भी कोई नहीं था। इस आदमी के लिए सिर्फ मैं एक नौकरानी थी। इसका घर साफ करना, इसके लिए खाना बनाना, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उसने घर के बाहर वाले कमरे में एक छोटा सा दवाखाना बनाकर रखा था। वह सारा दिन उसी कमरे में बैठा रहता था। वहीं पर उसको चाय नाश्ता पानी खाना सब कुछ चाहिए होता था। अगर मुझे देने में ज़रा सी भी देर हो जाती थी तो वो मुझे बुरी तरीके से डांटता था और कहता था कि कामचोर औरत किसी काम की नहीं है, कम से कम खाना तो ढंग से बना दिया कर। दिन रात वो मेरी बेइज्जती करता रहता था। उसने मुझसे ज़रा सा भी प्यार नहीं किया था कि चलो उम्र में इतनी छोटी दुल्हन है, थोड़ा प्रेम से पेश आ जाऊं उसके साथ। बस वो इसी तरह से मुझसे बात करता था जैसे मैं उसकी ग़ुलाम हूँ। मैंने एक रात अपने पति बलदेव से कह दिया कि मेरे कमरे में आकर सो जाओ, मुझे डर लग रहा है। असल में मुझे डर नहीं लग रहा था, मैं बस अपने पति के साथ अपना रिश्ता शुरू करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हम भी पति पत्नी की तरह रहें। वो मुझे नौकरानी बनाकर ना रखे और मुझे मेरी माँ ने भी समझाया था कि औलाद हो जाएगी तो फिर ससुराल में तुम्हारे कदम मजबूत हो जाएंगे। जब औलाद हो जाती है तो पति औरतों की इज्जत करना शुरू कर देते हैं, एकदम लाइन पर आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये हमारे बच्चों की माँ है। एक औरत को इज्जत भी मर्द से ही मिलती है। अगर तुमने बेटा पैदा कर दिया तो फिर तुम्हारे वारे के न्यारे हो जाएंगे। बलदेव ने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे पास नहीं आना, तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ रखा है तुम वही करो और तुम्हें उल्टी सीधी बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं हैरान हो गई कि इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। फिर वो मेरे पास आया और मुझे बोला, सुनो एक बात बता देता हूँ तुमको ताकि तुम अपने विचार ठीक कर लो। उसने मुझसे कहा कि मैं औलाद पैदा नहीं कर सकता, अब मेरी उम्र गुजर चुकी है। ये कहकर वो चला गया और जाकर सो गया। उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं आई क्योंकि मैं खुद कौन सी पढ़ी लिखी थी। लेकिन फिर जब मैंने इस बात पर ध्यान दिया तो फिर मैं समझ गई कि मेरा पति बच्चे पैदा नहीं कर सकता था।
उसमें ये कमी थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वह लोगों का इलाज ये शर्त लगा कर किया करता था कि औलाद होगी। तो फिर वह अपना इलाज क्यों नहीं कर सकता था? क्या वो लोगों से झूठ बोल रहा था, या मेरी समझ में नहीं आ रहा था। बलदेव के साथ एक लड़का भी काम करता था जिसका नाम सोनू था। उसकी उम्र बिल्कुल मेरी जितनी थी। वह कभी कभी अंदर चाय पानी लेने के लिए आता था, क्योंकि पूरे दिन मरीज आते जाते थे। एक बात बहुत अजीब थी कि बलदेव हर मरीजों की बहुत इज्जत करता था। कोई भी मरीज आता तो उसके लिए चाय पानी ज़रूर मंगवाता था। उसके पास जो भी आता वो उसको यही कहता कि आप बैठिए, चाय पानी पीकर जाना। उसे दवाई लेनी होती या नहीं ये वही जानता था, इसीलिए सारा दिन इस घर में चाय पानी चलता ही रहता था। मैं पूरा दिन किचन में खड़ी रहती थी और सोनू बेचारे के भी चक्कर लगते रहते थे। इस तरह हमारी आपस में बातचीत हो जाती थी। वह बार बार आकर कहता कि 4 कप चाय बना दो। फिर वो भी हंसने लगता और मैं भी। वह कहता था कि आप भी क्या सोचती होंगी कि यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं चल रहा है जो इतनी चाय बनती है। फिर सोनू ने कहा कि पहले मैं खुद ही चाय बनाया करता था, लेकिन अब मालिक कहते हैं कि तुम चाय ना बनाओ, और मेरी सैलरी भी आधी कर दी। इस तरह आते जाते मुझ में और सोनू में बातें होती रहती थी। मुझे उससे बात करना अच्छा लगने लगा, क्योंकि बलदेव मुझसे कोई बात नहीं करता था। सोनू को मैंने ये भी बता दिया था कि ये मुझे ख़रीद कर लाया है। उसने अपने कानों को हाथ लगा लिया। उसने कहा कि एक तरफ तो ये इतने संस्कारी बनते हैं, मैं वेद हूँ, हम लोग ख़ानदानी वेद हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की हरकत किसी की बेटी को ख़रीदना। सोनू ने कहा कि जो लोग बेटी बेचते हैं उनका कसूर नहीं होता, कसूर तो ख़रीदने वालों का होता है, क्योंकि अगर ख़रीदार ना हो तो माल कोई भी नहीं रख कर बैठता। सच में ही मेरे माँ बाप तो मजबूर थे। मेरी 4 बहनें और भी थीं, लेकिन उसकी क्या मजबूरी थी जो इसको किसी की बेटी खरीदनी पड़ गई। ये किसी से सही तरीके से शादी भी तो कर सकता था। सोनू ने मुझे ये भी बताया था कि उसके पास बहुत दूर दूर से लोग आते थे, 3-4 दिन का सफ़र तय करके इस छोटे से गांव में आते थे। और साथ बलदेव ने एक और छोटा सा कमरा भी बना रखा था जिसमें वो लोग रहते थे, और उसके पैसे वो अलग से लेता था। लेकिन हैरान तो मैं इस बात पर थी कि बलदेव ने आज तक मेरे लिए तो कुछ चीज़ नहीं ली। फिर वो पैसों का क्या करता था? एक दिन मेरे अपने घर वालों से बात करने का बहुत दिल कर रहा था। मेरी मम्मी पापा में से किसी के पास भी फ़ोन नहीं था, लेकिन मोहल्ले में एक आदमी के पास फ़ोन था जो कुछ साल मुंबई रहकर भी आया था। मुझे उस आदमी का नंबर अच्छी तरीके से याद था। मैंने सोनू से कहा कि मेरे माँ बाप को फ़ोन मिला दो ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। मेरे माँ बाप को फ़ोन करो तो थोड़ी देर लगती थी, क्योंकि उसको अपने किसी बच्चे को भेजकर मेरे माँ बाप को बुलवाना पड़ता था। बलदेव से छुपकर सोनू ने मुझे अपना फ़ोन दिया। बोला जल्दी से कर लो, दूसरी बार आकर मैं फ़ोन ले जाऊँगा। मैंने फ़ोन लगाया तो उसने कहा अभी बुलाता हूँ तुम्हारे माँ बाप को। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने कहा कि तुम्हारे माँ बाप के घर को ताला लगा हुआ है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं हैरान थी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए। वे तो कहीं जाते भी नहीं थे। उन्होंने कहीं जाना होता तो वे सोचते थे कि किराया लग जाएगा। फिर वो सब के सब कहाँ चले गए थे? मुझे बहुत हैरानी भी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि कुछ दिन बाद कोशिश करूँगी। बार बार सोनू को कहना भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर ये बात बलदेव को पता चल जाती कि मैंने सोनू के फ़ोन से कॉल की है तो वह बहुत गुस्सा होता। उसने मुझे साफ साफ कहा कि तुमको विदा करके नहीं लाया हूँ, ख़रीद कर लाया हूँ उन लोगों से, और उन्होंने भी मुझसे अच्छी खासी रकम ली है। अब क्या उनसे मेल मिलाप रखना? दुकानदार से चीज़ ले ली जाती है, उसके बाद उसे रिश्तेदार नहीं बना लेते। बलदेव की बातें अपनी जगह ठीक ही थी। मेरे माँ बाप ने गलत किया था जो मैं भुगत रही थी। माँ बाप घर पर नहीं थे ये सोचकर परेशान हो रही थी, और उससे भी ज़्यादा एक बात थी जो
और ज़्यादा परेशान कर रही थी वो ये कि एक बार सोनू से बात करते करते मेरी ज़ुबान से ये निकल गया था कि दूसरों का इलाज करता है, मेरा पति अपना इलाज क्यों नहीं कर लेता। तो वह बात को समझ गया। उसने कहा कि आपको किसने बताया? मैंने कहा खुद बलदेव ने मुझसे कहा था। मुझे सोनू से ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अगर उसने ये बात बलदेव को बता दी तो फिर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। अभी तो मेरे माँ बाप का भी पता नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए हैं। मेरा क्या होगा? एक खरीदी हुई लड़की से दोबारा शादी कौन करेगा? तभी सोनू दोबारा आया तो मैं उसे बाजू से पकड़कर अंदर ले गई और पूछने लगी कि मैंने जो भी कुछ तुमसे कहा था बलदेव के बारे में, वो तुम बलदेव से बोल तो नहीं दोगे? सोनू ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा, नहीं, बोला तो नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो आपको क्यों लेकर आया है। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो उस वक्त बर्बाद हो गई थी जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे बेच दिया था। मुझे बेचते वक्त मेरे माँ बाप ने मुझसे ये कहा था कि तुम्हें बेच रहे हैं ताकि तुम्हारी बहनों की शादी कर सकें, और मैं भी यही चाहती थी। मैंने अपनी छोटी बहनों के लिए ये बलि दी थी। सोनू मेरी बातें बड़ी हमदर्दी से सुनता था। ऐसे में सोनू की तरफ मेरा दिल लग जाना कोई अजीब बात नहीं थी। मैं उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहाने बहाने से उससे बात करती थी। वो दूर से आ रहा होता था चाय के बारे में कहने के लिए, तो मैं उसको देखते ही कहीं खो जाती थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत लगता था। वो भी मेरी उम्र का था, शायद इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसे देखकर दिल को सुकून मिलता था और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वह भी मुझे पसंद करता है। एक दिन मेरे हाथ पर छुरी लगी तो वह तड़प उठा। उसने फौरन मेरे ज़ख्मों को अपने हाथ में पकड़ लिया और उस पर बर्फ़ लगाने लगा। उसके इतने करीब जाकर मैं भी कहीं खो गई थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और शायद उसको अपनी औकात याद आ गई थी और मुझे बलदेव और हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन एक औरत पहचान जाती है कि मर्द के दिल में क्या है, और मैं भी पहचान चुकी थी। वो मुझसे प्यार करता था लेकिन बलदेव से डरता था, और उधर बलदेव, उसने कभी मुझे इतने प्यार से नहीं देखा था जितने प्यार और हमदर्दी से मुझे सोनू देखता था। बलदेव तो मुझे खरीद कर लाया था, बस दुनिया वालों की नज़रों में उसने मुझसे शादी की, लेकिन उसकी नज़रों में इस रिश्ते की कोई औकात नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो अजनबियों की तरह रहते थे। वह सारा दिन अपने कामों में बिजी रहता था। उसे सिर्फ इस घर के लिए एक नौकरानी चाहिए थी जिसको उसे सैलरी ना देना पड़े, और उसने यही सब किया था। एक दिन सोनू ने मुझे एक बहुत अजीब बात बताई। उसने कहा कि आजकल मुझे आपके पति कमरे के अपने दवाखाने के अंदर नहीं जाने देते, बल्कि बाहर से ही वापस भेज देते हैं, और इस बात को 1 हफ्ता हो गया है। मैंने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा कि मुझे मना किया गया था, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें सुनी हैं। पहले वैसे भी बलदेव ज़्यादा उस कमरे में नहीं बैठा करता था, लेकिन आजकल तो कुछ ज़्यादा ही वह वहीं पर बैठा रहता था। इसीलिए मैंने सोनू से कहा कि हमें जानना ही होगा कि उस कमरे के अंदर कौन है। उसने कहा कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो आपको सीधी तलाक हो जाएगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे भी ये रिश्ता रिश्ते जैसा नहीं है। मुझे बलदेव के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके न झूठ खत्म हो रहे थे और ना ही वो मुझे बीवी की हैसियत दे रहा था, और ऊपर से लोगों से ये झूठ बोलता था कि मैं बांझपन का शर्त लगाकर इलाज करता हूँ। अगर ऐसी बात थी तो वो अपना इलाज क्यों नहीं किया? और अब ये कि कमरे में किसी को रखा हुआ था। ये सोच सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ गई थी।
तो मैंने एक दिन उससे बातों बातों में ये बात पूछी तो उसने मुझे डांट दिया कि अपने काम से काम रखो। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोनू से कहा कि किसी तरह बलदेव के खाने में नींद की दवाई मिला दो ताकि हम उस कमरे के अंदर जा सके। ये काम बहुत मुश्किल था। जब मैंने उसे कहा तो उसने साफ मना कर दिया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर मैंने कहा कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी तो नहीं हो सकती। मैंने कहा ऐसा ही है। उस वक्त हम दोनों खामोश हो गए क्योंकि हम एक दूसरे की इज्जत करते थे। उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरा साथ देगा और उसने ऐसा ही किया। वह दिन बहुत अजीब था। हम लोग बहुत डरे हुए थे। बलदेव को बेहोश करना बहुत आसान था क्योंकि वो हम पर भरोसा करता था। उसने जब उस कमरे में बहुत सारा खाना भेजा और खुद खाना खाने बैठ गया। हमने खाने में नींद की दवा मिला दी थी, लेकिन ना जाने क्यों शायद उसको शक हो गया। उसने सोनू को अपने पास बिठाकर बचा हुआ खाना उसे भी खिला दिया, लेकिन बलदेव ने खाना पहले खाया था, इसीलिए वो पहले बेहोश हो गया। मैं दूर खड़ी देख रही थी। सोनू भी बेहोश हो चुका था। अब मुझे उस कमरे के अंदर अकेले ही जाना था। मैं बहुत डरी हुई थी। रात का वक्त था, पता नहीं उस कमरे में कौन सोता था। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वहाँ पर कोई मौजूद ज़रूर है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंज़र देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पर तो मेरी चारों बहनें बैठी थीं। वो मुझे देखते ही दीदी दीदी करती हुई मेरे गले लगी। मैंने कहा कि क्या कर रही हो तुम लोग? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मैं तो उसको वहाँ देखकर हैरान ही रह गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। एक बहन ने रोते हुए मुझे बताया कि बाबा ने हमें भी इस इंसान को बेच दिया। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे यकीन दिलाया था कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन शायद उनको यही अच्छा सौदा लगा था। और ये इंसान भी कितना घटिया इंसान था, जिसने उनको नोट दिखाए और उनसे मेरी बहनों को भी ख़रीद लिया। और न जाने उसने उनको इस कमरे में क्यों रखा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या होता है यहाँ पर, तो वह कहने लगी अभी तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अजीब अजीब तरह के लोग आते हैं। मैंने कहा कि हमें यहाँ से जाना होगा। मैंने उनको वहाँ से भगाया और सोनू को होश में लाने की कोशिश की। उसने थोड़ा सा ही खाना खाया था। जब उसने उसके चेहरे पर ठंडा पानी फेंका तो वह जाग गया। मैंने बलदेव को चारपाई के साथ बांध दिया और बहनों को वहाँ से लेकर निकल गई। हम सारे पुलिस स्टेशन पहुँच गए और हमने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस ने बलदेव को पकड़ लिया। हम सारी बहनों से बयान लिया। जब पुलिस ने बलदेव से पूछा तो उसने बताया कि वो कोई भेद नहीं है, बस मेरे पास बहुत अमीर अमीर लोग इसीलिए आते हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते, तो मैं इन लड़कियों को खुद प्रेग्नेंट करके उनसे बच्चा पैदा कर उन अमीर लोगों को बेच देता था। पुलिस ने पूछा कि वे काम कब से कर रहा है, तो उसने बताया बहुत सालों से कर रहा है। वो ऐसे ही गरीब लड़कियों को खरीद लाता था और उनके साथ ये सब करके उन्हें अपने घर से निकाल देता था। लोगों को इसलिए शक नहीं हुआ था क्योंकि वो लोगों के सामने अपनी बीवी बनाकर रखता था। जब उन्हें घर से निकालता था तो कहता था कि मेरी बीवी पैसा और बच्चा दोनों लेकर भाग गई, लेकिन जब ये मुझे ख़रीदने गया तो उसकी नज़र मेरी बहनों पर पड़ी, तो उसने सोचा कि इस बार घर के काम काज मुझसे करवाएगा और बच्चे मेरी बहनों से पैदा करवाएगा। जब उसने ये बताया कि इस बात के बारे में मेरे माँ बाप को भी पता था तो हम हैरान ही रह गए। हमने अपने माँ बाप से भी मिलने से मना कर दिया। ऐसी भी क्या बात थी कि उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। बलदेव को आजीवन कारावास की सज़ा मिली और मैंने उसे तलाक भी दी। पुलिस और कानून की मदद से हमारे जीवन को बर्बाद करने की सज़ा में उसकी सारी दौलत और घर मुझे मिला। अब हम 5 बहनें थी और एक अकेला सोनू। 2 बहनें बहुत छोटी थी, उनका स्कूल में एडमिशन करवा दिया। बाकी घर के काम करती हैं और मेरा हाथ बटाती हैं। मैंने सोनू से शादी कर ली। हम अब बहुत खुश हैं। मेरे माँ बाप ने जो भी
किया, हमने उन लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन हम लोग उनसे मिलते नहीं थे और उनके लिए यही काफ़ी था कि हमने उनको माफ़ कर दिया और उन्हें जेल में नहीं डलवाया। उनके एहसानों का बदला हमने इस तरह उतार दिया, लेकिन अब हम उनसे मिलना भी नहीं चाहते थे। दुनिया में ऐसे भी माँ बाप होते हैं। इंसान मजबूर हो जाता है, लेकिन क्या मजबूरी में इस हद तक गिर जाना, ये सोच कर भी मुझे घिन आती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। बर्दाश्त कर लेने का इतना हौसला था कि आज मैं सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ। कितना कुछ छीन लिया है मुझसे इस बर्दाश्त कर लेने की आदत ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।